झारखंड की पहाड़ियों में, वहाँ के जंगलों में, वहाँ की हवाओं में कहानियाँ गूंजती रहती हैं। ये कहानियाँ हर तरह की होती हैं। इनमें प्रेम, खून-खराबा, हिंसा, त्याग और भोलापन भी होता है। इन कहानियों के पीछे अंधविश्वास भी होता है, परंपराएं भी होती हैं, मान्यताएं भी होती हैं, देव भी होते हैं, प्रेत भी होते हैं, चुड़ैलें भी होती हैं, तो मनुष्य रूपी दानव भी होता है। एक तरफ आदिवासियों का भोलापन, दूसरी तरफ सभ्य समाज की निकृष्टताएं और उसकी चालाकियां। इन सब के बीच जो कहानियां बनती हैं, वे कहानियां हिंसात्मक परिणति के बावजूद आपके मन के कोनों को छूती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज मैं जोहार झारखंड राकेश कुमार सिंह के कहानी संग्रह के साथ उपस्थित। राकेश कुमार सिंह ने ये कहानियां आदिवासी जनजीवन पर को आधार बना के लिखी हैं। उनका कहना है कि मैं गैर आदिवासी जरूर हूं, लेकिन ये कहानियां दरअसल उनके हलवाहे भुवनेश्वर गोसाई ने जो कहानियां सुनाई थी उन्हीं पर आधारित हैं। इसलिए सांस्कृतिक भौगोलिक विरासत का प्रतीक हैं। उस विरासत का जो आदिवासी समाज की सशक्त आवाज है। जोहार झारखंड का अर्थ है आपका अभिवादन, आपका आदर, आपका सम्मान, आपका अभिनंदन। आदिवासी जनजीवन में किस तरह की कहानियां बनी हैं, जो वहाँ के समाज में आदिवासियों ने जिसको जिया, जिसको भोगा, जिसकी कामना की, जिसकी कल्पना की, या जिन विश्वासों पर वे अपने जीवन को जी रहे होते हैं। राकेश कुमार सिंह की कहानियों की यह खासियत है कि ये कहानियाँ पढ़ते समय आपको सीधे सीधे उस परिवेश में ले जाती हैं जिन परिवेश में उनको गढ़ा गया होता है। जो कहानियाँ इनमें शामिल हैं, कुल 15 कहानियाँ इस संग्रह में हैं। किस्सा नरबंसिया ताल, बाहर सिरजनहार, आर खाड़, अगिन पाखी, त्रिपुर सुंदरी, जोड़ा हारिल की रूप कथा, जीवाश्म, बद्ध स्थल से छलांग, ओह पलामू, मौसम, पून, पालनहार, मांत्रिक, मदारी और नाटक। ये 15 कहानियों के नाम हैं। किस्सा नरबंसिया ताल कहानी के सारांश को बताऊं तो जिस शैली में इस कहानी संग्रह को राकेश कुमार सिंह ने लिखा है, उस शैली में, उस शब्द विन्यास को बिना इस कथा संग्रह को पढ़े आप नहीं समझ सकते। लेकिन सारांश से आप समझ सकते हैं कि दरअसल उन्होंने इन कहानियों को कैसे कहा है। इनका जो नायक है गोसाई दादा, वो निरबंसिया ताल की कहानी बताते हैं। जो निरबंसिया ताल की कहानी बरसों से, सदियों से उस इलाके में गूंज रही होती है। आषाढ़िया पूजा का समय था, उमस भरी दोपहरिया थी। अचानक एक भगत को वहाँ के जमींदार का बुलावा आता है। भगतों का दोमुहा चरित्र बताता है। इस कहानी की शुरुआत में वो जो भगत लोग होते हैं वह यह भी बताने की कोशिश करते हैं कि दरअसल उनका काम क्या होता है। जादू टोना के अलावा नर बलि तक की परंपराएं, अंधविश्वास वो निभाते थे। धन है तो राजपूत है, निर्धन है तो खरवार है। उस इलाके में जो लोकोक्ति है वह भी इस कहानी में दिखती है। तो जमींदार एक दिन बुलावा देता है और दरअसल वहाँ टाना पंथ भी एक चल रहा होता है। टाना पंथ में
जो आदिवासी समाज में मुर्गा, शराब, बलि का जो परंपरा है, उससे इतर टाना पंथ जो है, जिन लोगों ने अपना लिया है, वे लगातार इस बात का प्रचार करते हैं कि इन सब चीज़ों को, व्यसन को छोड़ो। लेकिन इन सब के बीच दूसरी चीज़ें भी चलती रहती हैं। जो जमींदार है वो कितना दोहरे चरित्र का है कि एक तरफ वो टाना पंथ को भी मानता है, दूसरी तरफ अय्याशियाँ भी करता है। एक तरफ वह मनुष्य बलि की भी बात करता है, नरबलि की भी बात करता है, और दूसरी तरफ गांधी बाबा का भी की भी हामी भरता है, उनके यहाँ उनकी रैली में भी जाने की कोशिश करता है। पुराने युगों की कहानियाँ हैं। तो जमींदार जो है एक भगत को बुलाता है सड़िया पूजा के समय में। उमेश्वर नारायण सिंह शाहदेव ने बुलाया। सांझ के समय ये भगत जाता है। जमींदार उसको कहता है कि देखो, गोमके जो है वो जमींदार को गोमके वहाँ की स्थानीय भाषा में कहा जाता है। वो पूछता है, हुक्म करो गोमके, मुझे क्यों बुला लिया। ये जो भगत है ये जर्जर हो चुका होता है, उम्र का तकाजा है, वह काम भी, नरबली वाला काम भी छोड़ चुका होता है। लेकिन गोमके कहते हैं कि देखो, इस बार आषाढ़ बहुत बढ़िया रंग दिखा रहा है और खेत खाद बीज की कमी नहीं है, लेकिन खेत बली अगर हम कर दें तो हमारी अनाज अच्छी हो जाएगी, और अनाज अच्छी हो जाएगी तो पूरा खेत तुम्हारा, उसके बाद जहाँ तक तुम्हारा साहस हो तुम जोत बो लेना। ये भगत को कहता है। भगत जो ओटांगा था, नर बलि चढ़ाने वाले बधिक को, तांत्रिक को, ओझा गुनी को ओटांगा कहते थे। वो कहता है कि देखो हुजूर, मैं तो इस काम को छोड़ चुका हूँ। वो कहता है जैसे भी हो तुम्हें ये करना पड़ेगा। और ओटांगा जो है, जो बलि करता था, उसको गुप्त रखा जाता था। खास बात यह कि उस बलि के दौरान न तो बच्चे की बलि दी जा सकती थी, न तो बूढ़े की दी जा सकती थी, न तो औरत की दी जा सकती थी, और न तो जो खतना किया हुआ मनुष्य यानी जो मुसलमान है उसकी बलि दी जा सकती थी। अब जमींदार उसको एक तरह से आदेश कर देता है ओटांगा को कि तुझे ये बलि देनी पड़ेगी, खेत बलि देनी है, गवाही भी देनी है, प्रूफ भी देना होता था। यह इस बीच ये घर आता है, लगता है सोचने। इस जो भगत है, जो ओटांगा है, उसका बेटा एक बार झगड़ा करके इससे भाग चुका है। घर में ये अकेला होता है, 2 जवान बेटियां होती हैं। वो बेटियां अपने मन का घूमती हैं। क्यों? क्योंकि भाई का दबाव नहीं होता है, पत्नी इसके पास होती नहीं है भगत के पास। भगत अकेले जीवन जी रहा होता है, लेकिन जमींदार के दबाव में वो सोचता है कि मैं क्या करूं। अंततः वह सबलेट करता है, यानी किराए पर एक तरह से दूसरे भगत को, दूसरे ओटांगा को कहता है कि तुम जो है मेरे लिए खेत बलि कर दो। अब जब ये कहानी जो है गोसाई, भुवनेश्वर गोसाई सुना रहे होते हैं राकेश कुमार सिंह को, तो राकेश कुमार सिंह की समझ में नहीं आता कि ये कैसी कहानी है। एक तरफ निर्बंसिया ताल की बात हो रही है और दूसरी तरफ ये भगत की कहानी कह रहे हैं। आखिर ये निर्बंसिया ताल कैसे हुई? तो गोसाई कहते हैं कि दरअसल ये पहले ताल था ही नहीं, ये पहले खेत था और बहुत उपजाऊ खेत था। तो ये निर्बंसिया ताल कैसे हुआ? निर्बंसिया ताल ऐसे हुआ कि जब ददई भगत ने दूसरे भगत को अपनी जिम्मेदारी दे दी, दूदुन भगत को आधे पैसे कि तुम ये जो है पैसा ले लो और ये काम मेरा कर देना। वो पैसा ले लेता है, वो जवान जहान होता है और उस खेत में बलि चढ़ा देता है। कटी हुई अंगुली लेकर आता है, इसको देता है, ये ले जाकर जमींदार को देता है। जमींदार जो है बाहर गए होते हैं, उनका हरकारा होता है, वो जाता है लाश को ठिकाने लगाने के लिए, उसी खेत में गाड़ देते हैं। जो खून है वह खून जो है वह चारों तरफ धान में लगा देते हैं। जब बाद के बरसात के दिन में होता है, फसल पक जाती है, उस साल वाकई इतनी फसल हुई कि जमींदार का पूरा घर भर जाता। अब बाकी जुताई का समय इस भगत का आता है अगली खेती की। जब वह खेत में
फसल हल डालता है, अचानक हल कहीं जाकर फंस जाता है। बहुत कोशिश करता है, बारिश होने लगती है, कीचड़ होता है, हल निकलता नहीं। जब ये बहुत डंडे मारता है बैलों को, तो बैल अचानक बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं और पूरा जो गड्ढा है वो उखड़ जाता है। और उस गड्ढे में भगत को वह ताबीज़, वह हार दिखता है, वह अंगूठी दिखती है जो उसी के अपने बेटे की होती है। वह पछाड़ खाता है, गिरकर मर जाता है। और उसके बाद कभी भी जमींदार भी मर जाता है, उसके संपत्ति को लेने वाले लोग भी नहीं रहते हैं, और इस तरह से वह निर्वंशिया ताल हो जाता है। ऐसे ही इसी तरह की कहानियाँ इस कहानी संग्रह के अलग अलग अध्यायों में। बाहर सृजनहार कहानी की बात करूं तो उस कहानी में भी ऐसी है। एक पंडित जी होते हैं, उनकी एक बेटी होती है, बहुत ही रूपसी लड़की होती है, और उस लड़की को ईश्वर ने सब कुछ सौंदर्य दिया होता है, लेकिन उसकी एक आँख सफ़ेद होती है। जहाँ भी ये शादी करने जाता है ब्राह्मण, उस लड़की की शादी नहीं होती है। जमींदार का वो चूँकि सबसे बड़ा अधिकारी होता है, इसलिए उसके पास धन संपत्ति की कमी नहीं होती। बहुत प्रयास के बाद भी नहीं होता। अंततः लोग कहते हैं कि उठौआ ब्याह कर लेते हैं। एक लड़के को उठा ले आते हैं, रात में शादी करा देते हैं। शादी करके जब लड़की और लड़के अकेले में होते हैं तो वह दूल्हा जो है लड़की के पैर पर गिर जाता है। लड़की चौंकती है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों हो रहा है। तो कहता है कि मैं तो नाई हूँ, मुझे पता भी नहीं था कि आपसे मेरी शादी हो गई, आप तो ब्राह्मण हो। उस ज़माने में जातिगत व्यवस्था कितनी थी, आप इसे ऐसे समझिए कि ये बात लड़की की कोई सहेली सुन लेती है दीवार से, और वो चिल्लाते हुए जाती है, हाय चचा, बहुत बड़ा काका, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। घर के लोग आते हैं, दरवाज़ा खुलवाते हैं, वो लड़की बीच में खड़ी हो जाती है, ये मेरा पति है, जैसा भी है इससे शादी हो गई, इसको कुछ मत करो। लेकिन उसको ले जाते हैं। बाद के दिनों में किसी को पता नहीं है, कुछ दिनों बाद नदी में एक फूली हुई लाश मिलती है जिसकी कोई पहचान नहीं होती है। पुलिस आती है, लाश ले जाती है। यह लड़की बार बार विक्षिप्त होती है, पागलों की तरह से घूमती है, कभी नदी के किनारे जाती है, कभी हंसती है, कभी रोती है, कभी गाती है। और लड़की के गम में जो न तो ब्याहता है न तो राण है, इस कहानी में यह शब्द यूज किया गया है, न तो राण है, न तो ब्याहता है, न तो कुंवारी है। पिता उसके गम में मर जाता है। बाकी लोग संपत्ति अर्जित कर लेते हैं, लेकिन उस हवेली में रहने कोई नहीं जाता है। लड़की आत्महत्या करती है, और उस लड़की की आत्महत्या के गम में पिता मर जाता है। वह हवेली खंडहर बन जाती है। बाहर सृजनहार ऐसी कहानी। तो ऐसी ही कहानियाँ इस पूरे संग्रह की 15 कहानियों में अलग अलग जीवन के रंग हैं, जो यह बताते हैं कि दरअसल यह समाज, जिसे हम आदिवासी कहते हैं, किस तरह से अपनी मान्यताओं के साथ, प्रकृति के साथ वह व्यवस्था का भी शिकार है, चालाकियों का भी शिकार है, अंधविश्वासों का भी शिकार है, और अपने खूंटे से बंधा हुआ है। जोहार झारखंड दरअसल झारखंड की हवाओं में व्याप्त कहानियों को एक अलग वानगी के साथ प्रस्तुत करता है। राकेश कुमार सिंह को इस बात के लिए बधाई दी जानी चाहिए। वो पलामू के गुराहा गांव में ही उनका जन्म हुआ। रसायन विज्ञान से उन्होंने स्नातकोत्तर पीएचडी किया, विधि स्नातक भी रहे हैं। हाका तथा अन्य कहानियाँ, ओ पलामू, जोड़ा, हारिल की रूप कथा, महुआ, मांदल और अंधेरा, कहानी खत्म नहीं होती, तमस, कोहरा और रूपनगर की रूप कथा, ये कथा संग्रह प्रकाशित हैं। कई उपन्यास उनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें पठार पर कोहरा, जहाँ खिले हैं रक्त पलाश, जो इतिहास में नहीं है, साधु यह मुर्दों का गाँव, हुल पहाड़िया, महाअरण्य में गिद्ध, ऑपरेशन महिषासुर, मिशन होलोकास्ट, ठहरिए आगे जंगल है, खोई हुई कड़ियाँ, महासमर के साथ किशोर उपन्यास भी लिखे हैं। और ढेर सारे सम्मान उनको मिल चुके हैं। रांची में रहते हैं
और इस कहानी संग्रह को सेतु प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। इसका मूल्य 350 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 238। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक किसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।